गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी दूसरी मीटिंग है। लास्ट वाली जो क्लास थी, लास्ट वाला जो सेशन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 12th साइंस के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आगे हमारे लिए संभावनाएं हैं जब हम साइंस मैथ्स लेते हैं, तो किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, क्योंकि कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर हम मैथ्स तो ले लें, लेकिन हम करेंगे क्या, आगे हमारे सामने और क्या क्या रास्ते हैं। तो ये आप बिल्कुल आप मान के चलिए कि अगर आपने साइंस में अगर आप गए हैं, साइंस अगर आपने ली है, तो आप बाकी सब भीड़ से एकदम अलग है। ठीक है ना, भीड़ से आप काफी अलग हैं और आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं ना, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, जैसे कि अगर आप आईआईटी में जाना चाहें तो आईआईटी में आप जा सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। SCRA, इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा देखो, ये तो हो गया आपके 12th लेवल पे। ठीक है ना, 12th लेवल पर ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आप जाना चाहें तो जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, स्नातक की डिग्री जैसे बोलते हैं ना, BSc MSc, तो ये ग्रेजुएशन में आती है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे आपके लिए रास्ते खुलते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, अब बैंकिंग ऐसा नहीं है कि BSc MSc वालों के लिए ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप IIT से बीटेक करेंगे, ठीक है, IIT से करें, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे आप बीटेक करें तो भी आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कलेक्टर आप बन सकते हैं। ठीक है ना, लाल बत्ती के साथ। RAS, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, जिनको आप मैथ्स के दम पर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर बता दूं, ये जितने भी सेक्टर हैं, ये मान के चलिए आप 90% जो कैंडिडेट जो पास होते हैं वो सब साइंस मैथ्स के होते हैं। साइंस मैथ्स के होते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना, साइंस मैथ्स के होंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो साइंस लेकर इन फील्ड में जाते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, बिल्कुल आप उनमें से एक होंगे। बस मेहनत आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सके। ठीक है, तो आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं हम। तो बस स्टार्ट करते हैं इसी होप के साथ कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत नाम अपना करें। ठीक है, क्लास 11th, कल मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की, फंडामेंटल। नाम लिया था ना वहां पे, फंडामेंटल मैंने बोला था कि मैं फंडामेंटल का ही इस्तेमाल करूंगा। तो बेसिक की अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो बेसिक में हम सबसे पहले बात करेंगे संख्याएं। ठीक है, संख्याएं क्या होती है, कितनी तरह की होती है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, नंबर सिस्टम। संख्याओं का मतलब नंबर ही तो है। तो नंबर सिस्टम मतलब मैथ्स के अंदर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं और क्या क्या होते हैं, उन सबकी अपन बात करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो प्राकृत संख्या मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन से। तो प्राकृत संख्याओं को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर मैं आपको कभी भी नेचुरल नंबर बोलूं तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या ही क्या है, नेचुरल नंबर। अच्छा, तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है ना, एन, ठीक है। प्राकृत संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। हम छोटी क्लास में पढ़ के आए नहीं है प्राकृत संख्याएं क्या होती है, बताओ। अच्छा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो प्राकृत संख्या एक्चुअली देखो होती क्या है। आपसे अगर किसी ने बोल दिया कि आपके सामने एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैंने आपसे बोला कि जाओ और जाकर बताओ, गिन के आओ कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप उनको गिनना स्टार्ट करेंगे। और गिनती जब आप स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से या 1 से, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। मीन्स आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को आधा काउंट करेंगे कि सर ये तो आधा ही है तो इसको आधा काउंट करेंगे, और ये थोड़ा ज्यादा है तो इसको हम 1.5 काउंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक को 1 ही काउंट करेंगे, दूसरे को 2 काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो प्राकृतिक संख्या है, वो क्या होगी, प्राकृत संख्या है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनती करना, ठीक है ना। काउंटिंग का मतलब क्या है, गिनती करना। तो यहां पर हम बात करें तो हम गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो क्या होंगी बताओ, 1 2 3 4 5 6 और आगे इसी तरीके से चलेगी। ये हो गई प्राकृत संख्याएं। सेकंड वन अपन बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, याद रखना, ठीक है। इनका ये जो नाम है ना, इनके नाम से ही ये जो स्टार्ट हो रहा है, जो इंग्लिश का नाम स्टार्ट होता है, इसी से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को अपन प्रदर्शित करते हैं W से, ठीक है। और ये आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आप जब आप एक हायर स्टडीज करेंगे, ठीक है, जब आप ज्यादा और आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो उन सब में आपके इंग्लिश तो कंपलसरी होगी, ठीक है। इंग्लिश में तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलो, पूर्ण संख्याएं थोड़ा थोड़ा हम सीखते रहेंगे कि किन शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। तो देखो, पूर्ण संख्याएं क्या है, होल नंबर। तो अब आगे मैं कभी भी अगर होल नंबर का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी कि सर आप पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, देखो, ये जो हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इन प्राकृत संख्याओं के साथ अगर मैं 0 भी लिख दूं, प्राकृत संख्याओं के साथ अगर मैं 0 भी लिख दूं, तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, प्राकृत संख्याएं अभी पूरी नहीं है। पूर्ण संख्या कब बनेगी, जब उसके अंदर मैं 0 भी लिखूंगा। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे बताओ, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है भाई। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे पूर्ण संख्याओं को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। और मैंने क्या बोला कि अगर इन सभी प्राकृत संख्याओं में मैं शून्य भी लिख दूं, 0 भी लिख दूं, तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड आगे इसी तरीके से चलेगी। तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। बात आ रही समझ में। चलो
आज हम बात करेंगे ना, आज हम बस संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे बच्चों, ठीक है। संख्याएं क्या क्या होती है हम बस पुरानी क्लास में पढ़कर आए हैं, छोटी क्लास में हमने जो पढ़ा है उन सबका हम एक बार से रिवीजन करेंगे, दोहरान करेंगे, ताकि हमें आगे परेशानी नहीं आए, ठीक है। तो जो बच्चे भूल भी गए होंगे ना कि सर अब हमने तो लिख दिया कॉपी में लिखते गए, दिमाग से डिलीट करते गए, तो अब उनके वापस से रिस्टोर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो वो भी एक बार और याद कर लें, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है, बहुत काम आएगा और बहुत आसान भी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर को अब देखो यहां पर इंटीजर किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, तो जो पूर्णांक है पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और कई बुक्स में, कई किताबों में इसको Z से भी प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं आपको लिख दे Z, तो Z का मतलब भी आपसे क्या बोला जा रहा है, पूर्णांक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और I का मतलब भी क्या है, I का मतलब भी पूर्णांक से ही है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, और इंटीजर का मतलब I, ठीक है, या फिर Z। तो क्या होते हैं बताओ पूर्णांक। देखो यहां से इसी का मैं आपको ये बताऊं, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जो बन रहा है, पूर्णांक कैसे बन रहा है बताओ, ये बन रहा है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब एक जो पूरा नंबर है, जो पूरा नंबर है वो क्या बना, पूर्णांक बना। पूरा नंबर क्या होगा, देखो मैं आपके सामने दो नंबर लेता हूं, एक तो मैंने ले लिया 1.05, 1.05, और एक मैंने ले लिया 2, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये पूरा है, पूर्ण अंक है, ये पूर्ण अंक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं आ रही है, और ये क्या है, ये भिन्न संख्या हो गई ना, ये क्या हो गई, भिन्न संख्या हो गई। अच्छा इसमें देखो ये जो मैंने 2 लिखा है, क्या इसमें दशमलव के बाद कोई संख्या आ रही है, दशमलव के बाद कुछ भी संख्या नहीं है, मतलब ये दशमलव के बाद क्या है, 0, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अंक जिसमें भिन्न अंक 0 हो। भिन्न अंक मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्या हो वो सारी की सारी क्या हो, 0 हो, तो वो क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा, ठीक है। पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण अंक। तो यहां पर हम बात करें तो देखो पूर्ण अंक क्या हो सकते हैं, देखो पूर्णांक को I या फिर Z से प्रदर्शित करेंगे, बताया मैंने आपको। अब पूर्णांक देखो क्या क्या हो सकते हैं, पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, ये है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, ऐसा अंक जिसका दशमलव वाला भाग 0 हो। दशमलव वाला भाग होगा ही नहीं तो क्या बना, पूर्ण अंक बना, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है, पूर्णांक नाम दिया है, ठीक है। इस पूर्णांक को मैं आगे चल के इंटीजर बोलूंगा, तो मैंने यहां पर पहले लिख दिया है, ठीक है। तो इंटीजर अगर मैं बोलूंगा तो आपको इंटीजर का मतलब क्या समझना है, पूर्णांक। उसके पहले मैंने आपको बताया पूर्ण अंक, तो पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या है, हमने बात की पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। और प्राकृत संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स, याद रखना। चलिए आगे अपन बात करते हैं इसमें। देखो पूर्णांक जो है, अब इन पूर्णांक में भी हम क्या करेंगे, यहां पर हम अलग अलग केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप पेपर दे रहे हैं तो चलो एनसीईआरटी या बोर्ड लेवल तक का आप पेपर दे रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, हम यहाँ पर आईआईटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आईआईटी के बहुत सारे हम सवाल भी करने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है बेटा, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम इस लायक हो जाएंगे कि हम आईआईटी के सवाल कर पाए, तो हम आईआईटी के सवाल करना शुरू कर देंगे। तो वहां पर क्या होगा,
वहां पर ये पूर्णांक के अलावा इस पूर्णांक को लिखने के तरीके अलग अलग दिखेंगे आपको, और अलग अलग तरीके जिससे जो लिखा जाएगा उसका मतलब भी अलग अलग होगा। तो मैं यहां पर उन सभी का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इस तरीके से लिखा होगा तो हमें उसमें कौन से पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, तो चलिए ये थर्ड का मैं एक फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, पॉजिटिव धनात्मक। अब देखो मैं एक बात आपको और यहां पर साफ कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि जो जीरो है ना, शून्य, जीरो, आप जीरो के आगे प्लस लिखो या माइनस लिखो, उससे जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं ना, आप एक यहां पर नोट डाल के लिख सकते हो, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक लिखो। अब मैंने आपको क्या बताया कि शून्य तो धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, उस पे प्लस का माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहां पर अगर अपन धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसको हम आई प्लस, ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम धनात्मक पूर्णांक लिख रहे हैं। तो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएंगे बताओ? ये सारे के सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और आगे इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहां पर, अगर आपसे कोई बोल दे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऋणात्मक मतलब माइनस वाले। तो माइनस वाले पूर्णांक कौन कौन से बताओ? ये देखो, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आ रहे हैं। जीरो नहीं लेंगे, मैंने लिखा है जीरो ना तो धनात्मक में आएगा ना ही ऋणात्मक में आएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो वो या तो आई माइनस या फिर जेड माइनस से हम लिखेंगे, और वो क्या होगा? -4 -3 -2 -1। ठीक है, और ऐसे ही आगे चल रहा है, -5 -6 -7, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अच्छा, इसमें देखो दो और आते हैं, हम दो और बात करते हैं इसके अंदर। अधनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, अभी नए नए शब्द निकल के आ रहे हैं, हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, इसलिए मैं आपको सारी चीज पहले से बता रहा हूं। अधनात्मक, अधनात्मक को हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अधनात्मक को क्या बोलेंगे हम? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है वो हो गए अधनात्मक। तो चलो अधनात्मक की हम बात करते हैं। तो देखो अधनात्मक का मतलब क्या है? जो धनात्मक नहीं है। अब अभी अभी मैंने आपको बोला है, देखो धनात्मक नहीं होने का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गए। तो सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक तो आएंगे सही, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? अब मैं आपको उसकी बात कर रहा हूं। देखो ये क्या बोल रहा है? अधनात्मक, जो धनात्मक नहीं है।
अच्छा अभी मैंने आपको लिखवाया है जो शून्य है, जीरो जो होता है, जीरो धनात्मक भी नहीं होता और ऋणात्मक भी नहीं होता। इसका मतलब जो शून्य है उसको मैं अधनात्मक में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा बताओ? अधनात्मक मतलब जो धनात्मक नहीं है, और शून्य भी तो धनात्मक नहीं होता। इसका मतलब अगर हम बात करें यहां पर तो वो क्या आ जाएगा, 0, -1, -2, -3, -4, -5 और ये सारे के सारे पूर्णांक आ जाएंगे। ये हो गए अधनात्मक। अधनात्मक मतलब जो धनात्मक नहीं है। अब मैं आगे इसको चलकर क्या बोलने वाला हूं, नॉन पॉजिटिव। याद रखिएगा, नॉन पॉजिटिव का मतलब जो धनात्मक नहीं है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। एक और हम बात कर लेते हैं इसमें, अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक को क्या लिखेंगे अपन, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अधनात्मक और अऋणात्मक, इनके बीच में आप ये याद रखना, इन दोनों में हम जीरो को लेते हैं हमेशा, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें अऋणात्मक का मतलब क्या है, जो ऋणात्मक नहीं है। और ऋणात्मक नहीं होंगे तो क्या होंगे, धनात्मक तो होंगे सही, और साथ में जीरो भी आएगा, बिकॉज जीरो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो क्या आएगा बताओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अऋणात्मक पूर्णांक हो गए। बात है समझ में। तो पूर्णांक क्या होते हैं, एक बार शुरुआत से वापस से हम पढ़ लेते हैं। देखो धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको मतलब हम जैसे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स का मतलब जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं हो गई। इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब आगे चलकर मैं इसे नेचुरल नंबर ही बोलूंगा, याद रखना। उसके बाद हमने बात की पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो आपने बोला कि सर आप ऐसा करो, प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी लिख दो तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तो हमने क्या किया, पूर्ण संख्याओं को कैसे बनाया, प्राकृत संख्याओं के साथ मैंने जीरो को भी लिख दिया, तो सब क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। और पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो अब आगे चलकर मैं पूर्ण संख्याओं को क्या बोलूंगा, होल नंबर बोलूंगा, याद रखना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण अंक, पूरा नंबर, पूरी संख्या, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका जो भिन्नात्मक मान होता है, जो दशमलव के बाद वाला जो मान है वो हो ही नहीं, जीरो हो, ठीक है। तो उस तरीके की जो संख्याएं होगी, वो जो अंक होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। और पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए आपके पास पूर्णांक। अब हमने उसके बाद बात की, देखो पूर्णांक के केस में क्या होता है, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। तो अब आगे चलकर मैं पूर्णांक को क्या बोलूंगा, इंटीजर बोलूंगा। तो इंटीजर बोलते ही आपको समझना है कि मैं पूर्णांक के बारे में बात कर रहा हूं। अब इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर का जो प्रदर्शन होता है, या तो हम आई से लिखते हैं या फिर हम जेड लिखते हैं। तो कई जगह आपको आई लिखा हुआ दिखेगा, कई जगह आपको जेड लिखा हुआ दिखेगा। तो इन दोनों का मतलब पूर्णांक ही है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना सर आपने बताया नहीं था, मैंने सब बता दिया है और हर चीज में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इंटीजर को हम या तो आई से या फिर हम जेड से लिखेंगे। उसके बाद हमने बात की कि देखो होता क्या है, जब हम कोई कंपटीशन लेवल का कुछ हम पढ़ेंगे ना, जब हम एक अच्छे लेवल का आईआईटी लेवल के हम जब क्वेश्चंस हम करेंगे, सवाल करेंगे, तो उसमें इन पूर्णांकों को अलग अलग नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग नाम से इनको लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो अब उन नामों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, देखो धनात्मक का मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स,
धनात्मक का मतलब क्या है? पॉजिटिव। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके पहले मैंने आपको लिखवाया कि जो शून्य है, जो जीरो है, वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो अब अगर आपसे कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में हम जीरो को नहीं लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही आगे चलेगा। उसके बाद बात आती है ऋणात्मक पूर्णांक की, नेगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसके अंदर भी जीरो को नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज जीरो ना तो धनात्मक है, नहीं ऋणात्मक है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे बताओ? हम सारे के सारे नेगेटिव नंबर ले लेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे आगे चलता रहेगा। ये सब क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक और अऋणात्मक ये दोनों देखना आप। अधनात्मक का मतलब क्या है? जो धनात्मक नहीं है, मतलब नॉन पॉजिटिव। जो धनात्मक नहीं है, अधनात्मक, नॉन पॉजिटिव। अभी मैंने आपको लिखवाया जीरो भी धनात्मक नहीं होता और जीरो ऋणात्मक भी नहीं होता। अब हमने देखो ये जो पहले के जो दो केस पढ़े, इसमें हमने जीरो को नहीं लिया क्योंकि इसमें आपसे बोला जा रहा था कि आप बस धनात्मक लो या बस ऋणात्मक लो। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे? अधनात्मक, मतलब आपको वो सारे पूर्णांक लेने जो धनात्मक नहीं है। तो जीरो भी धनात्मक नहीं होता, तो इसमें हमने जीरो को ले लिया। देखो 0 -1 -2 -3, तो इसको हमने क्या बोला? अधनात्मक, मीन्स नॉन पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आता है अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब क्या है? अऋणात्मक का मतलब है जो ऋणात्मक नहीं है, मीन्स नॉन नेगेटिव। और मैंने अभी अभी आपको बताया जीरो ऋणात्मक भी नहीं होता, मतलब मैं इसमें जीरो को भी लूंगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गए? नॉन नेगेटिव हो गए, अऋणात्मक हो गए। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम आगे के और लेक्चर्स में अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम इनको और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ा है, पूर्ण संख्याएं पढ़ी है और पूर्णांक पढ़े हैं। और पूर्णांक में भी हमने 4 टाइप से पढ़े हैं। 4 तरीके से हमें वहां पर दिया हो सकता है और इनका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर आपसे बस धनात्मक के बारे में बोला जा रहा है तो हम क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 ये सब ले लेंगे। अगर आपसे ऋणात्मक के बारे में बात की जा रही है तो हम सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे, -1 -2 -3 -4। अगर आपसे अधनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव के बारे में बात की जा रही है तो आपको उसमें जीरो भी लेना है, तो 0 -1 -2 -3 -4 ये सब आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे अऋणात्मक के बारे में बोला जा रहा है मीन्स नॉन नेगेटिव, तो उसमें भी हम जीरो ले लेंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये है नंबर सिस्टम का एक पहला पार्ट, पहला भाग है। जो दूसरा भाग है इस लेक्चर का वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वहां से हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, और वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे भाग 2 में। इस भाग में, इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। और बच्चों अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो आप लोग में जैसा जैसा आपको होमवर्क दूंगा और जैसा मैं बोर्ड में आपको करवाने जा रहा हूं आप बिल्कुल वैसा ही करें। बहुत जल्द हम आपको आईआईटी की एक शीट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उस शीट के अंदर मैं आपको होमवर्क दूंगा, हम होमवर्क डिस्कस भी करेंगे। डीपीपी, डीपीपी का मतलब क्या है? डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी हम देंगे, आपको उन सबको प्रैक्टिस करना है। उससे फायदा ये होगा बच्चों कि आपका बोर्ड के साथ साथ आप आईआईटी में भी बैठने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस में ही मैं पढ़ाता था, तो डेफिनेटली हम रेजोनेंस की तरह ही यहाँ पर हम पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, तो बस कंटिन्यू करते रहिए, बस एक इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए। और जो भी आपके डाउट्स हो आप हमसे डाउट पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।